जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे क्या है कि आपका जो ध्यान है वो इस एक्सेल के मॉडल पेपर पे जरूर जाना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? अगर आप इस पर्टिकुलर मॉडल पेपर को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितनी डेप्थ में आएंगे। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप क्या है, अनप्रिपेयर्ड होकर के, लेस प्रिपेयर्ड होकर के आप एग्जाम में जाओगे। ठीक है। और मेरा तो मानना ये है कि किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अपना 100% देना चाहिए। जब आपको पता है कि दो मॉडल पेपर आ चुके हैं तो इन दोनों मॉडल पेपर्स को अच्छे से खंगाल लो। ठीक है। जितना बेहतर तरीके से इन मॉडल पेपर को एनालाइज करोगे, समझोगे, उतना ही बेहतर तरीके से अपनी एग्जाम की डे की स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजाइज कर पाओगे। ठीक है। आपकी इसी में हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ जो इंग्लिश की जो हमारी मॉडल पेपर 2 है। ठीक है। जो आपका मॉडल पेपर 2 है उस मॉडल पेपर 2 का डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसमें सिर्फ ना केवल आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा बल्कि आपको इसमें एनालिसिस भी मिलेगा। मतलब आपको ये समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन उठ कहाँ से रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है? दूसरा बेनिफिट आपको ये समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन किस सेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है। किस सेक्शन से आ रहे हैं और इनका वेटेज क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है मैं आपको दिखाऊंगा 30 क्वेश्चंस का। तो आप देखोगे तो इंग्लिश का काफी वेटेज है। ठीक है। अराउंड 1/3 का वेटेज है। इसी तरीके से आपकी जीके है, इसी तरीके से आपकी मैथ है। अब इंग्लिश पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि इंग्लिश में जो नंबर लाना है वो बहुत इजी है। ठीक है। मान लीजिए आपकी करंट अफेयर नहीं आ रही है। ठीक है। मान लीजिए आपको जीके नहीं आ रही है तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नहीं पढ़े हुए तो कहाँ से कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है कि आप हमेशा रेडी हो कि कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप रेडी हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन कभी इतना टफ नहीं होगा कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो आपके अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को, अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को लाने के लिए, खासकर 200+ मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि इस बार नया विंडर है। ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको नहीं पता है भाई कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आपको क्या है, सेफ जोन में खेलना है। अगर आप सेफ जोन में रहोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो एसएसबी की कॉल आएगी ही आएगी। ठीक है। तो इतना कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस क्या है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे मॉडल पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे। ठीक है। एक एक चीजें देखेंगे। बस आप इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो को देखना। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 पे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आते हैं। ठीक है। वो टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आता है। मैंने अपनी मॉडल पेपर 1 में सारे टॉपिक्स बता रखे थे और इन्हीं टॉपिक से क्या है, आपके क्वेश्चंस आएंगे, मॉडल पेपर आ गए। ठीक है। आपके आएंगे स्पॉटिंग एरर्स आएंगे। फिर उसके बाद देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे। ठीक है। फिलअप्स। देन उसके बाद देखोगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाएंगे। देन उसके बाद इसी तरीके से क्या है, ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, इडियम्स फ्रेजेस आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे क्या नाम है, इडियम्स फ्रेजेस हो गया। फिर उसके बाद वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगे। देन उसके बाद देखोगे, उसके बाद है देन उसके बाद आप देखोगे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, ढेर सारे टॉपिक्स आते हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनकी डेप्थनेस क्या है और वो किस सेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 1 से लेकर 30 तक के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश के होंगे। ठीक है। इसमें एक मार्क्स क्या है, डिडक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा, आपसे काट लिया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो। ठीक है। अगर आप कोई गलत आंसर नहीं देते हो तो एक भी क्वेश्चन कट नहीं किया जाएगा, एक भी मार्क्स कट नहीं किया जाएगा आपको इससे। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। बहुत आसान है इस पर्टिकुलर। अब इस कॉम्प्रिहेंशन को करते कैसे हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिंपली इसको रीड करना है। रीड करने के बाद अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है।
कि भाई ये बोल किस रहा है, इसका कोर क्या पार्ट है, ठीक है। देन इसके बाद इन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, थोड़े से सॉल्व करने हैं। अब आप एक चीज देखोगे, इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है। मुझे ये पूरा भरोसा है कि एक्सेल इससे टफ पेपर ही देगा, इससे आसान पेपर नहीं देगा, ठीक है। अगर इतना आसान पेपर देगा तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अब डिपेंड करता है एक्सेल किस टाइप का पेपर देता है, लेकिन आपको यहाँ से समझ में आएगा किस टाइप का पेपर आने वाला है। अब हम लोग पढ़ते हैं। एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या है, रूलर्स ऑफ द प्लैनेट है। ह्यूमन बींग्स लाइक टू थिंक दैट इट इज द लार्ज क्रिएचर्स हु विल इमर्ज विक्टोरियस इन द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। ह्यूमन बींग्स क्या सोचते हैं कि जो लार्ज क्रिएचर्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स खुद हो गए, साथ में एलिफेंट्स हो गए, जो भी बड़े बड़े लार्ज क्रिएचर्स हैं, क्या करेंगे, वो विक्टोरियस साबित होंगे इन द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। हाउएवर नेचर टीचेस अस द अपोजिट। लेकिन फिर भी नेचर जो है हमें क्या करता है, अपोजिट टीच करता है। इसके मतलब कि अपोजिट बताता है कि लार्ज क्रिएचर्स विक्टोरियस नहीं होंगे। इट इज ऑफन द स्मॉलेस्ट स्पीसीज, इट इज ऑफन द स्मॉलेस्ट स्पीसीज विच आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल। नेचर हमें ये बताता है कि जो हमारी जो छोटी चीज होगी, जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज होगी, वो सबसे ज्यादा टफेस्ट होगी और मोस्ट अडेप्टेबल होगी, मतलब सबसे ज्यादा वो सर्वाइव करेगी, ना कि लार्ज क्रिएचर्स। अ परफेक्ट एग्जांपल इज द हमिंग बर्ड। अब यहाँ पर इन्होंने हमिंग बर्ड का क्या है, एग्जांपल लिया है, ठीक है। विच इज फाउंड इन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। वन स्पीसीज ऑफ हमिंग बर्ड इज नोन एज द बी हमिंग बर्ड विच रैंक्स एज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बर्ड एंड इट इज बेयरली विजिबल व्हेन इट इज इन फ्लाइट। क्या बोला जा रहा है कि सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है हमिंग बर्ड है। उनमें से भी देखोगे तो बी हमिंग बर्ड है, जो मतलब मधुमक्खी की तरह क्या निकालती है, आवाज निकालती है। ये वर्ड की सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट वर्ड होती है, और ये बहुत ही कम दिखाई देती है व्हेन इट इज इन फ्लाइट, ठीक है। जब ये फ्लाइट उड़ रही होती है तो बहुत ही कम दिखाई देती है। हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। हमिंग बर्ड इकलौती बर्ड होती हैं जो पीछे क्या है, पीछे की तरफ से उड़ सकती हैं। दे फीड मेनली ऑन नेक्टार, ये ध्यान रखें, दे फीड मेनली ऑन द नेक्टार ऑफ फ्लावर्स, a liquid that is rich in energy. Nectar is an ideal food source for hummingbirds need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism। ठीक है, नेक्टार क्या होता है, बहुत ही आइडल फूड होता है हमिंग बर्ड के लिए। अब हम जिन्हें क्या है, और हमिंग बर्ड को उड़ने के दौरान क्या होता है, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू सस्टेन देयर मेटाबॉलिज्म। क्यों ऐसा इसलिए चाहिए, क्योंकि हमिंग बर्ड का जो विंग्स फ्लैप है एट अ रेट ऑफ अबाउट 80 टाइम्स पर सेकेंड, एक सेकंड में 80 टाइम्स फ्लैप करता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब इतनी तेज करेगा तो भाई फ्लाइट में वो कैसे दिखाई देगी। एंड इट्स टाइनी हार्ट बीट्स मोर देन 1000 टाइम्स पर मिनट। हमारा 72 मिनट धड़कता है, इनका क्या है 1000 टाइम्स होता है। इसलिए इनको क्या है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा नेक्टार की जरूरत होती है। दिस इज वाई दे मस्ट कंज्यूम रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड कंज्यूम करना पड़ता है। इन द कोर्स ऑफ ए डे हमिंग बर्ड कंज्यूम्स नेक्टार एज मच एज हाफ इट्स बॉडी वेट। सोच रहे हो, अपनी बॉडी वेट का लगभग आधा हिस्से के बराबर नेक्टार को क्या करना है, इसे कंज्यूम करना होता है। द ब्यूटी ऑफ द नेचर इज द यूनिकनेस ऑफ हर क्रिएशन टू अडेप्ट इन एनी कंडीशन। और नेचर की ब्यूटी क्या है, उसकी यूनिकनेस में है कि भाई ये जो हमिंग बर्ड है ये किसी भी कंडीशन में अडेप्ट कर सकती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो पैसेज है समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी हमिंग बर्ड इज ट्रू। ध्यान देना, बी हमिंग बर्ड इज ट्रू। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली तरीके से आपको रीड करना होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 3 बार रीड करिए। क्या बोला जा रहा है कि बी हमिंग बर्ड के बारे में क्या सही है। इट इज ऑब्वियसली विजिबल व्हेन इट फ्लाइज। जब ये उड़ती है तो क्या बहुत क्लियर तरीके से दिखती है, मतलब आसानी से दिख जाती है। इट स्केप्स आवर साइट व्हेन इट इज इन फ्लाइट। ठीक है, जब ये फ्लाइट में होती है तो क्या हमारी मतलब साइट से क्या ओझल हो जाती है। इट कैन फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड्स, इट सबसिस्ट ऑन पॉलेंस। तो पहली चीज, इन दोनों की बात नहीं की गई है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इसमें जो आंसर होगा वो बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि देखो ऑब्वियसली तो बात बोला ही नहीं गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये उड़ रही होती है तो बहुत मुश्किल से बेयरली विजिबल होती है। बेयरली का मतलब लगता है नेग्लिजिबल, लगभग ना के बराबर।
तो दिखाई नहीं पड़ती है। इट स्केप्स आवर साइट व्हेन इट इज इन फ्लाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। देख रहे हो कितना कितना छोटा सा सेंटेंस है, और आराम से आप इस पैसेज को पढ़ लोगे, बहुत इजीली तरीके से ठंडे दिमाग से सोचोगे। और मैंने कैसे पहुंचा, मैंने क्या किया, पहले इन तीनों को एलिमिनेट किया। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचा, मैंने पहले एलिमिनेशन लगाया। ठीक है, अब आंसर अपने आप आ गया। तो एलिमिनेशन लगाने के बाद क्या है, हमारा आंसर बहुत इजीली तरीके से निकलेगा और 100% एक्यूरेसी के साथ निकलेगा। इसलिए एलिमिनेशन का यूज आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, खासकर ऑप्शन के एलिमिनेशन में। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब एक चीज और ध्यान रखना, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार ऊपर पढ़ लिया ना, तो ये दूसरे पेज पर भी देंगे, क्योंकि सीबीटी मोड है ना, कंप्यूटर बेस्ड है, तो जाहिर सी बात क्या है कि इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो नेचर हैज मैड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट, नेचर हैज मैड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट, नेचर ने क्या किया, मैन को ये रियलाइज करने मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया है, फिर कह सकते हो कि नेचर की वजह से मैन ने क्या किया, रियलाइज किया है। क्या रियलाइज किया है, द लार्ज क्रिएचर्स इमर्ज विक्टोरियस इन द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। द लार्जेस्ट स्पीसीज आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग हैंड सर्वाइव्स। Humans who rule the planet are the most powerful beings on Earth. The smallest creatures are the toughest with strong adaptability and natural instinct. हम लोगों ने देखा है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या करते हैं, इनको सोचना ये पसंद है कि जो लार्ज क्रिएचर्स हैं वो विक्टोरियस होंगे। ठीक है, लेकिन नेचर क्या कर रहा है, टीच कर रहा है। ठीक है, अस कौन है, अस हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमें क्या टीच कर रहा है, क्या अपोजिट टीच करता है कि भाई स्मॉलेस्ट जो होंगी ज्यादा एडेप्टेबल होंगी। ठीक है, तो इसकी बात तो कर ही नहीं रहा है, लार्जेस्ट की बात कर ही नहीं रहा है। ह्यूमंस, इसकी बात नहीं बोली गई कि ह्यूमंस अर्थ पे सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है। हमें क्या है, नेचर ने क्या बता रखा है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। नेचर ने हमें ये सिखा रखा है कि स्मॉलेस्ट क्रिएचर आर द टफेस्ट विद स्ट्रॉन्ग अडेप्टेबिलिटी एंड नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। देखा, अगर आपने इस पर्टिकुलर पैसेज को अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत इजीली तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, hummingbirds are unique species in a sense that, choose your answer from the given option. They can sustain fast body metabolism while flying for long duration to evade predators. Their flapping of wings creates humming sound which helps them to fly backward. ठीक है, दे कैन फीड ऑन नेक्टार ऑफ फ्लावर्स बाय इजीली स्टेयरिंग एंड होवरिंग इन एयर टू क्लोज। ध्यान देना, यहाँ पर यूनिक बात की जा रही है कि भाई क्या चीज इसे यूनिक बनाती है। दे सर्वाइव ओनली ऑन नेक्टार ऑफ फ्लावर्स हेंस रिक्वायर्स टू कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर फ्लाइट। ठीक है, अब ये बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, जैसे क्या है, जैसे ये ओनली बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओनली बात नहीं बोली गई है, बता रहा हूँ। वन स्पीसीज, कहाँ गया, हाँ, दे फीड मेनली ऑन नेक्टार ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नेक्टार ऑफ फ्लावर्स मेनली होता है, लेकिन यहाँ पर ओनली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दे सर्वाइव ओनली ऑन नेक्टार ऑफ फ्लावर्स हेंस रिक्वायर्स टू कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर फ्लाइट। क्या ये यूनिक चीज है, देखो ये चीज है क्या, दे कैन सस्टेन फास्ट बॉडी मेटाबॉलिज्म व्हाइल फ्लाइंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टू इवेट प्रेडेटर्स। देखो फ्लैपिंग विंग्स का तो नहीं होगा, ठीक है, ये चीज नहीं होगा। दे कैन फीड ऑन नेक्टार ऑफ फ्लावर बाय इजली स्टेयरिंग, एंड ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो सारी चिड़िया करती हैं। इन दोनों में डाउट था। ठीक है, अब ये किस हिसाब से वो इंटरप्रेट करते हैं, ये चीज देखना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, ठीक है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो आपका ये डी होना चाहिए। दे सर्वाइव ओनली ऑन, यहाँ पर ओनली ऑन नेक्टार का मतलब क्या होता है, सिंपली तरीके से कि नेक्टार के फ्लावर्स पे ही करती हैं, इसलिए इन्हें कंज्यूम करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि यहीं पर क्या है, यूनिकनेस की बात बोली गई है, और इसी से पहले आप देखोगे तो इसकी बात बोली गई है, हाफ ऑफ द बॉडी। ठीक है, कौन सा एनिमल जो होता है जो अपनी हाफ ऑफ द बॉडी खाता है, हाथी क्या अपनी हाफ ऑफ द बॉडी खा जाता है,
के बराबर कोई चीज कंज्यूम करता है? नहीं। क्या हम ऐसा कंज्यूम करते हैं? नहीं। लेकिन ये क्या है, हमिंग बर्ड क्या करती है? कंज्यूम करती है एज मच ऑफ। इसलिए क्या है, ब्यूटी ऑफ नेचर क्या है, इसकी यूनिकनेस में है। इसलिए मैंने इसको चुना, ठीक है। इसलिए मैंने इस सेंटेंस बी को मैंने चुना। इस तरीके से कंफ्यूजन आ सकते हैं, बट आपको जो जाना है वो आपको हमेशा इसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। बाकी जो भी उनका आंसर होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन आप मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि आपको कभी भी अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। आपको जाना है तो पैसेज के अकॉर्डिंग ही जाना है। समझ में आ रहा है? आप अपनी नॉलेज मत लगाने लगना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझने वाली चीज है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? स्पॉटिंग एरर्स का। स्पॉटिंग एरर्स का। अब स्पॉटिंग एरर्स में बहुत आसान है, इतना कुछ है नहीं। हम स्पॉटिंग एरर्स में बस एक ही टिप्स आपको याद रखनी है, एक ही टिप याद रखनी है। क्या? आपको फ्लो के साथ जाना है, ठीक है। जहां पर भी ऑड लगेगा इसका मतलब वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ही इज ट्राइंग, पहले ये बताऊंगा इस हिसाब से करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आंसर चुनने हैं ना, तो जहां पर ऑड लगेगा वहां चुन लेना। अभी मैं बताऊंगा, पहले आपके हिसाब से मैं सोचूंगा, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे ही इज ट्राइंग टू अर्न, ही इज ट्राइंग, ठीक है, सही लग रहा है, टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम। अब देखो यहाँ ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ लोचा है, ठीक है। आपने देखा भाई ये मुझे और लग रहा है, ठीक है। आपने क्या किया कि भाई सी लगा दिया, बस हो गया आंसर, आपको 3 नंबर मिल गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको वहां दिमाग लगाना ही नहीं भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये आपको यहाँ थोड़ा सा और लगा, हाँ ये चीज यहाँ कुछ दिक्कत हो सकती है, आपने लगाया, आगे बढ़े। इससे क्या हुआ, आपका टाइम भी बच गया। अगर आप वहां पर अपने आप को जस्टिफाई करने लगे, प्रूव करने लगे, नहीं ये हो सकता वो, तो फिर आपका टाइम जाएगा, क्योंकि टाइम ही सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इसलिए आपको क्या है, अपने टाइम को बचाना है। तो बेसिकली यहाँ पर जब दो प्रोनाउन आते हैं, जब दो प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि पहले जो होता है, जो एक पोजीशन 1 है एक पोजीशन 2 है, जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा वो आएगा थर्ड या सेकंड पर्सन आएगा, ठीक है। पहले थर्ड पर्सन आता है, पहले थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है, फिर इसके बाद अगर कोई सेकंड पर्सन है तो फिर सेकंड आएगा, नहीं है तो फिर क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकंड पर्सन नहीं है, यू नहीं है, इसलिए मैं इसकी जगह फर्स्ट पर्सन लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो सबसे पहला क्या आएगा हमारा, सबसे पहले हिम आएगा और माई सेल्फ क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हिम एंड माई सेल्फ होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत ही आसान तरीके से आते हैं, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मल बुक से भी तो आप इन्हें बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस आपको दिमाग में ज्यादा रूल्स नहीं रखने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल तरीके की लॉजिक रखने हैं, ठीक है। सिंपल लॉजिक रखोगे तभी आप जल्दी कर पाओगे। बहुत ज्यादा रूल के चक्कर में पड़ोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, समय भी नहीं है आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं। The doctor observed that the doctor observed that the patient was gradually becoming weak. ठीक है, observed that the patient was gradually becoming weak. अब हमें मुझे यहाँ पर ऑड लग रहा है, ठीक है। पूरा सेंटेंस पढ़ने पे हमें जो ऑड फील हो रहा है वो यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। कि द डॉक्टर ऑब्जर्व दैट पेशेंट वाज ग्रेजुअली बिकमिंग, मान लीजिए ग्रेजुअली हटा दें तो क्या पढ़ेंगे, द डॉक्टर ऑब्जर्व दैट द पेशेंट वाज बिकमिंग वीक, ठीक है। लेकिन अब ग्रेजुअली तो हटाएंगे नहीं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ आंसर ढूंढना है, ए बी सी डी क्या होगा। आपने देखा भाई ये यहाँ पर क्या है, ऑड लग रहा है, यहीं पर दिक्कत है, ठीक है। वॉज तो सही होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत है। वॉज क्यों सही है, क्योंकि ये ऑब्जर्व है, ये भी क्या है पास्ट टेंस में, ये भी क्या होगा पास्ट टेंस में होगा। यहीं पर कोई लोचा है। एडवर्ब होगा क्या, एडवर्ब तो ये क्या और क्या चीज हो सकता है। तो आपने क्या किया, सिंपल सा सी लगाया और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये अब इसमें गलती क्या है, जब भी क्या होता है स्टेट ऑफ चेंज होता है, स्टेट ऑफ चेंज, ठीक है। जब भी कोई एक ऐसा वर्ड आए कि वर्ब के बाद क्या है स्टेट ऑफ चेंज है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद कोई चीज आ रही है जो स्टेट ऑफ चेंज को दर्शाए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बिकमिंग वीक, ठीक है। वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, तो ये क्या है एक स्टेट ऑफ चेंज को दिखा रहा है। तो स्टेट ऑफ चेंज के बाद जो स्टेट ऑफ चेंज के बाद क्या होता है हमारा, ये एडवर्ब, आई होप आपको एडवर्ब पता होगा। एडवर्ब क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। जो हमारा ये
वर्ब होगी, इस वर्ब के जस्ट बाद एडवर्ब यूज होगा। अब ये जो वर्ब है हमें क्या दर्शाएगी, हमें क्या दिखाएगी, स्टेट ऑफ चेंज को दिखाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, इसको किस तरीके से अगर सेंटेंस को अरेंज करेंगे, द डॉक्टर ऑब्जर्व दैट द पेशेंट वॉज बिकमिंग ग्रेजुअली वीक। ठीक है, वीक तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे वीक हो रहा है, तो बिकमिंग के बाद क्या आएगा, हमारा ग्रेजुअली आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ग्रेजुअली आएगा, क्योंकि बिकमिंग क्या है, स्टेट ऑफ चेंज है, वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अब बिकमिंग के साथ कई चीजें आ सकती हैं, बिकमिंग भी हो सकता है, जहां भी स्टेट ऑफ चेंज होगा वहां पर हमारा क्या लगेगा, उसके जस्ट बाद हमारा ये एडवर्ब लगेगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, ये एक यूनिवर्सल, एक कह सकते रूल है। समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए आपको ये रूल नहीं पता है, मान लेते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ये रूल नहीं मालूम है, तो कोई जरूरत नहीं, आपने देखा भाई यहाँ पर ऑड फील हो रहा है, बस लगाया आंसर, 3 नंबर मार्क पक्के हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको लॉजिक, लॉजिक के साथ खेलना है। ठीक है, अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है, कॉमन सेंस अच्छा है, तो आप बहुत इजीली कर लो जाओगे। ठीक है, एज सुन एज आई शैल रीच मुंबई आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, यहाँ पर लगी, बाकी तो ये सब ठीक है, आई शैल सेंड यू फाइल द यू हैव, जो आपने फाइल पूछी है उसको मैं क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। लेकिन एज सुन एज के साथ शैल का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें टाइम क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो टाइम क्लॉज जैसे एज सुन एज, व्हेन, ठीक है, इफ, और बिफोर, आफ्टर, इन सब के साथ क्या है, नो, नो फ्यूचर टेंस, कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। तो इसका आंसर क्या, ए है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम है, आपको यहाँ पर ऑड फील हो रहा है, लगा दिए, आप कितने मार्क्स तो क्यों जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस चीज को आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। जितनी सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये जो चीजें निकल रही है वो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हुए निकल रही है, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम आर नॉट एबल टू कोप अप विद द न्यू सिलेबस। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम आर, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, आर यूज हो रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, नॉट एबल टू कोप अप विद द न्यू सिलेबस, विद द न्यू सिलेबस ये भी समझ में आ रहा है। अब जो लोचा हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कोप अप विद आपने सुना होगा, नॉर्मल लैंग्वेज में तो, नॉर्मल बातचीत में क्या है, कोप अप विद सुनते हैं। ठीक है, लेकिन कोप अप विद नहीं होता है, क्या होता है, कोप विद होता है, कोप विद होता है। ठीक है, कोप अप विद नहीं होता है। तो कोप विद का मतलब होता है डील विद समथिंग, सम डिफिकल्टीज। ठीक है, डील विद, तो कोप विद का मतलब क्या होता है, डील विद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ यहाँ पर कोप होगा। ठीक है, अप नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा। तो किसमें एरर है, आंसर ऑप्शन सी में है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर इसमें, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको कुछ प्रिपोजिशन याद करने होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते, अगर आपको ऑड फील हो रहा है तो कर सकते हो, अब यहाँ पर आप लटक सकते थे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, एडवांस में कुछ प्रिपोजिशन तैयार करके जाने हैं। ठीक है, कि भाई कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आ रहा है, तो मैं इसकी एक वीडियो लेकर के आऊंगा प्रिपोजिशन की, ताकि क्या है आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना हो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन आते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनके साथ क्या लगता है, प्रिपोजिशन लगता है। अगर आप इन्हें याद कर लोगे, ठीक है, एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लोगे, तो डेफिनेटली क्या है कि आप इन क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और डेफिनेटली इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये मैं लिख करके दे रहा हूँ अभी। ठीक है, दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। अब लैक्स एन एक्सपीरियंस देख रहे हो, ये तो ठीक है, कैंडिडेट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म एस, लैक्स में एस लगा है, ठीक है, ये भी सही है। एन एक्सपीरियंस,
एक्सपीरियंस क्या होता है भाई? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। आप बताइए अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या ये आर्टिकल लगेगा? नहीं ना, इससे ये तो एन का मतलब क्या होता है? एक, वन। इसे काउंट कर सकते हो ना, तो इसका मतलब क्या है? ये इनएप्रोप्रिएट है, ये सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये चार ऑप्शन है, इसमें से जो बेटर होगा, जो अच्छा होगा, उसे फिल करना है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डैश प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड, ठीक है। कुछ सेवरल वेज हैं, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डैश प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड, ठीक है। अब ये क्या है? अब यहाँ पर आप ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन जो आपका सेंटेंस है उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि कुछ ऐसे तरीके हैं, ठीक है, प्राइस के जिसके प्रोडक्ट को क्या है, बेचा जा सकता है, मार्केट किया जा सकता है, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ जजिंग, इवेलुएटिंग, डिटरमाइनिंग, एस्टिमेटिंग। तो यहाँ पर क्या है? प्राइस को जज करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवेलुएट करोगे? नहीं। एस्टिमेट करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे? डिटरमाइन करोगे। यहाँ पर प्राइस को क्या करोगे? फिक्स करोगे कि भाई ये इतनी की सामान बिकनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? उस प्रोडक्ट को मार्केट कर पाओगे, बेच पाओगे मार्केट में। समझ में आ रहा है? जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी प्राइसिंग करनी होती है ना, तो उसकी प्राइसिंग को फिक्स करना ही क्या कहते हैं? डिटरमाइन कहते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन का मतलब होता है टू फिक्स या फिर डिसाइड। तो आप क्या करोगे? प्राइस को डिसाइड कर रहे हो। जज का मतलब आपको पता ही है, ओपिनियन बेस्ड, ठीक है। ओपिनियन बेस्ड चीजों को करना, तो जजिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। इवेल्युएटिंग का मतलब होता है किसी चीज को एनालाइज करके ओपिनियन को फॉर्म करना। ये क्या होता है? ये किसी राइटिंग या फिर किसी कह सकते हो, जैसे इवेल्युएट द कॉपी होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है गेस करना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गेस थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। चले, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीटेड द एम्प्लॉयज टू अ डैश लंच एट एन एक्सपेंसिव होटल। मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, एमडी था, उन्होंने एम्प्लॉयज को क्या किया? एक्सपेंसिव होटल में लंच के लिए ट्रीट किया या फिर बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? स्टुपेंडस, सम्पचुअस, टेस्टफुल एंड थ्राइविंग, ठीक है। तो हम लोग क्या है, एलिमिनेशन के थ्रू थोड़ा जाएंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसका मतलब नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अब जैसे टेस्टफुल लंच एट एन एक्सपेंसिव होटल, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, ध्यान देना, ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? काउंटेबल है, ठीक है। थ्राइविंग तो नहीं होगा, टू अ थ्राइविंग लंच, ठीक है। थ्राइविंग का मतलब क्या? थ्राइविंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग। थ्राइविंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग। तो ग्रोइंग लंच थोड़ी होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। टेस्टफुल का मतलब क्या होता है? यहाँ टेस्ट टेस्ट नहीं है, टेस्टफुल का मतलब होता है स्टाइल, ठीक है। टेस्टफुल का मतलब यहाँ क्या होता है? स्टाइल होता है। अब देखेंगे स्टूपेंडस और सम्पटुअस, ठीक है। स्टूपेंडस का मतलब क्या होता है? अमेजिंग होता है, ठीक है, अमेजिंग। लेकिन ये जो अमेजिंग यूज होता है वो फूड के रेफरेंस में कभी यूज नहीं होता है, ठीक है। फूड के रेफरेंस में कभी नहीं होता है। क्लू यहाँ पर क्या है? एक्सपेंसिव होटल है, तो एक्सपेंसिव होटल में जो भी लंच मिलेगा वो लैविश होगा, थोड़ा सा वो बहुत अच्छा होगा, लग्जरी टाइप का, यहाँ पर लग्जीरियस होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो सम्पटुअस का मतलब क्या होता है? रिच, लैविश, ठीक है। सम्पटुअस का मतलब क्या होता है? रिच और लैविश होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मान लीजिए इसका मतलब भी नहीं मालूम है, तब भी क्या है? ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप एलिमिनेशन के थ्रू पहुंचे हो। तो रिच होता है, लेविश लंच होता है, और यही क्या है? एप्रोप्रिएट है, क्योंकि एक्सपेंसिव होटल की बात की जा रही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? डिफर करता है इससे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी से, जो कंटेम्प्रेरी आज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। नेचुरली, लिटरली, यूजुअली, मार्केटली, ठीक है। तो नेचुरली नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा, यूजुअली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि नेचुरली तो आप रखोगे डिफर्स नेचुरली, नेचुरली कहाँ हो रहा है भाई? किया जा रहा है ना, ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है वो। लिटरली, लिटरली क्या होता है? मतलब कि यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्ट सेंस में ये यूज नहीं हो पा रहा है,
लिटरली है, डिफर्स लिटरली फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूजुअली भी नहीं है। अब ये मार्केटली, मार्क का मतलब क्या होता है? मार्क का मतलब निशान होता है। निशान का मतलब क्या होता है? आपका ध्यान जाता है, अटेंशन जाता है, नोटिस जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? नोटिसेबल होता है, नोटिसेबल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। और जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो क्या है, आप उसे बहुत इजीली तरीके से नोटिस कर लेते हो। बेसिकली ये सारे क्या है, ये सारे एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पर यूज ऑफ एडवर्ब किया जा रहा है। तो एडवर्ब को ऐसे यूज करना है, वो इस तरीके से यूज करना है कि भाई सेंटेंस को पहले अंडरस्टैंड करना है, देन उसके बाद क्या करना है, इन्हें यूज करना है। आपको यहाँ पर सब कुछ सही लगेगा, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना है। ठीक है, आपको इसके जाना है कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसमें जब डिफरेंस है वो सीधी तरीके से हमें दिखाई पड़ना चाहिए। और इसका आंसर क्या होगा मार्केटली का? नोटिसबल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब यहां से आप देखोगे ना, ये क्या है, हमारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे सिनोनिम्स है। अब सिनोनिम्स में आप देखोगे तो इसका ए पैथेटिक का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर क्या है, कोई सेंटेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा ए पैथेटिक दे दिया। अगर आपको मतलब नहीं मालूम है तो फिर भी क्या करोगे, आप एलिमिनेशन के थ्रू निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ए पैथेटिक है। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रेस दिया गया है, इम्पेशेंट, इनडिफरेंट, डिस्गस्ट। ठीक है, अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि एग्जाम प्रेशर रहता है तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो मतलब है, देखो डिस्ट्रेस नहीं होगा, इम्पेशेंट नहीं होगा, इम्पेशेंट मतलब व्याकुल हो जाना। ठीक है, डिस्गस्ट होगा। फिर इसके बाद देखोगे इनडिफरेंट। इनडिफरेंट में आप देखोगे क्या होता है, उदासीन होता है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन। और एपैथेटिक का मतलब क्या होता है, उदासीन। जिसे हम और दूसरा वर्ड देखेंगे तो अनइंटरेस्टेड होता है। क्या होता है? अनइंटरेस्टेड होता है। समझ में आ रहा है? इम्पेशेंट का तो मैंने मतलब बता दिया। डिस्कस्ड का मतलब होता है कि डिस्कस्ड का जो मतलब होते हैं अलग अलग टाइप से निकलते हैं। ठीक है, आप कुछ कुछ मतलब जैसे मान लीजिए कुछ, आप डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कैसा है। ठीक है, सेंटेंस जैसा होगा उसी के हिसाब से डिस्कस का मतलब निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी लड़की को पसंद नहीं करते हो, डिस्कस्टिंग बोलते हो कि भाई ये डिस्कस्टिंग है। आप किसी फूड को पसंद नहीं करते हो तो क्या बोलोगे, डिस्कस्टिंग फूड है। तो डिस्कस्टिंग का सिंपल सा मतलब है तो नॉट लाइकिंग, एक स्ट्रांग फीलिंग आती है अंदर से, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, नॉट फीलिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है कि नॉट लाइकिंग। ठीक है, आपके अंदर से क्या आता है, एक स्ट्रांग फीलिंग आती है डिसलाइक की, दैट इज कॉल्ड डिस्गस्ट। इसका अगर आप देखोगे सिनोनिम्स तो डिसलाइक होगा। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन होता है, कि भाई किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट ही शो न करना। ठीक है, आपको समझ में आ गया? देखो ये थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते हो, यहाँ पर स्कोप नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे याद करना ही पड़ेगा। चेरिस। चेरिस का मतलब क्या होता है? अब चेरिस का मतलब देखोगे तो भाई देखोगे तो एक टाइप से क्या है, किसी चीज को कह सकते हो कि कंजर्व करके, क्या है, कंजर्व करना, या फिर कह सकते हो खजाना टाइप का। ठीक है, चेरिस का मतलब देखोगे तो खजाना टाइप का देखोगे। यहाँ पर खजाना टाइप का सिर्फ एक ही मतलब दिखा रहा है। ठीक है, जैसे चेरिस के मतलब भी अलग अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, चेरिस के मतलब भी देखोगे तो अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे क्या होता है चेरिस का, यहाँ पर एक और मतलब होता है टू लव समबडी या समथिंग। ठीक है, किसी चीज को क्या करना, प्यार करना। टू लव समबडी या फिर समथिंग। आपको इनके ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, क्या जो चेरिस दे रखा है इसकी क्या मीनिंग, क्या कंटेस्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। डिसरिगार्ड हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, निगेटिव मीनिंग है, ये भी निगेटिव मीनिंग है, और वैसे भी क्या है, नहीं है। फॉर सेक क्या है, बिल्कुल गलत होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ट्रेजर होगा। तो आपको देखो यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग दे रखे नहीं दे रखे उससे मतलब नहीं है।
क्या ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देना है। डिसरिगार्ड कॉन्टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ट्रेजर होगा। ठीक है। चेरिश का एक दूसरा मतलब होता है, चेरिश का एक दूसरा मतलब क्या होता है? टू कीप अ थॉट। ठीक है, टू कीप अ थॉट या फिर फीलिंग। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हो? चेरिश कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रेजर होगा। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट मीनिंग कभी नहीं दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सिनोनिम्स के थ्रू या फिर एंटोनिम्स के थ्रू जाना है। तो आप एलिमिनेशन के थ्रू जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। ऑब्नोक्शियस, ऑब्नोक्शियस आप देखोगे जिसे वहां पर ऑब्सक्योर दे रखा है, ग्लूमी दे रखा है, हॉस्टाइल दे रखा है, प्लीजेंट दे रखा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये क्या है? अपोजिट है। ये चीज ध्यान रखना। पता चले आप सिनोनिम्स के चक्कर में आप इसको भी सिनोनिम्स कर दो, वो चीज मत करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो चीज आप ना करना। अगर वो चीज कर दोगे तो डेफिनेटली आपके जो आता होगा वो भी आप गलत कर दोगे। समझ रहे हो? अब यहाँ पर क्या है? अपोजिट दे रखा है। तो ऑब्नोसियस का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है। सॉरी फॉर राइटिंग। एक्सट्रीमली क्या है? अनप्लीजेंट है। तो यहाँ पर देखो, वैसे तो दिखाई पड़ रहा है, मान लीजिए आपको नहीं पता है तब कैसे पहुंचेंगे? ऑब्नोक्सियस मतलब समथिंग देखोगे तो अनप्लीजेंट है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हो कि भाई प्लीजेंट होगा। लेकिन आप दिमाग ये लगा सकते हो कि भाई ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ठीक है, लेकिन प्लीजेंट क्या होता है? पॉजिटिव मीनिंग है। ऑब्नोक्सियस क्या है? ये भी क्या है? निगेटिव मीनिंग है। तो भाई निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये मीनिंग नहीं होगी। बहुत सीधी चीज है। ठीक है, इतना तो आप ध्यान लगा ही सकते हो ना। इतना तो आपको पता ही होगा भाई निगेटिव मीनिंग है। तो क्या है? निगेटिव पॉजिटिव के पास क्या जाएगा? अट्रैक्ट करेगा अपोजिट के केसेस में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो प्लीजेंट होगा। अगर आपको नहीं पता है तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। पेंसिव, पेंसिव का मतलब क्या होता है? चिंतित होता है। पेंसिव का मतलब क्या होता है? चिंतित होता है। तो पेंसिव को ये क्या है? निगेटिव मीनिंग है। हैजार्ड क्या है? निगेटिव मीनिंग है। ठीक है। प्लीजेंट, ठीक है, तो फार्मर का आएगा। ठीक है, यहाँ प्लीजेंट भी हो सकता है, प्लीजेंट भी हो सकता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है जल्दी करना। ठीक है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है जल्दी करना। अब यहाँ पर क्या है? थॉटलेस है। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये सब मेंटल चीज दिखा रहा है, चिंतित है। ठीक है, मेंटली चीज है, तो ये जाहिर सी बात है चिंतित है। बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? थॉटलेस होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। द हैजार्ड, प्लीजेंट, एक्सपेक्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल चीजों के लिए यूज होते हैं। समझ में आ गया? हाँ, सिनोनिम्स खत्म हो गए, एंटोनिम्स खत्म हो गए। अब चलते हैं अपने हम क्लोज टेस्ट पे। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट पे हम लोग देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्लोज टेस्ट है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? डेमोक्रेसी हैज इट्स डेंजर्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ इज दैट इट मे बी द रूल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, डेमोक्रेसी के पास ढेर सारे क्या है? डेंजर्स हैं, खुद के डेंजर्स हैं। जिनमें से सबसे बड़ा जो डेंजर है वो क्या है? इग्नोरेंस का। सिटीजन्स हु आर नॉट डैश इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड आर लाइकली टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट इन डैश दियर फ्रेंचाइज। ठीक है, फ्रेंचाइज मतलब वोट देना। द बेस्ट कैंडिडेट में दस डैश टू गेट सिलेक्टेड, इलेक्शंस आर यूजुअली अ मैटर ऑफ प्रोपोगेंडा। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक चुनना है। ठीक है, डेमोक्रेसी हैज इट्स डेंजर्स। ठीक है, खुद के डेंजर्स हैं। द ग्रेटेस्ट में से इग्नोरेंस है। सिटीजंस हु आर नॉट बेयरली इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, बेयरली, हाईली, सॉरी, बेयरली इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, हाईली इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, एडिक्वेटली, परफेक्टली। देखो ये तीनों जो चीजें हैं ना, ये तीनों फॉर्म एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पर हमें क्या है कि भाई सिटीजन्स को हमें एक्सट्रीम नहीं बनाना है। ठीक है, अगर वो मॉडरेटली तरीके से, ठीक है, एवरेज तरीके से एजुकेटेड है तो वो अपना वोट डाल सकेगा। तो बेयरली, हाईली, परफेक्टली एजुकेटेड ये तो कभी वर्ड आएंगे ही नहीं ना। हमें क्या है? एडिक्वेटली इंटेलिजेंट है। एडिक्वेटली मतलब क्या होता है? पर्याप्त रूप से क्या है? इंटेलिजेंट अगर एजुकेटेड है तो यहाँ पर क्या है? सिटीजन्स हु आर नॉट, हु आर, ध्यान देना, हु आर नॉट एडिक्वेटली इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड आर लाइकली टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट इन डैश दियर
फ्रेंचाइज। डैश दियर फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर फ्रेंचाइज मतलब वोट डालते समय वो डिसाइड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रोक्लेम करेंगे। आप अपने वोट के अधिकार को, राइट टू वोट के अधिकार को क्या करते हो? राइट टू वोट, जो आपको अधिकार मिलता है वोट देने का अधिकार, आप उसे डिसाइड करते हो? बिल्कुल नहीं। डिक्लेयर करते हो? बिल्कुल नहीं। प्रोक्लेम करते हो? बिल्कुल नहीं। आप उसे क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो, यूज करते हो। ठीक है, इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो होता है एक्सरसाइज होता है। ठीक है, आपने कई बार इसको पढ़ भी रखा होगा। द बेस्ट कैंडिडेट, नीचे चलते हैं। द बेस्ट कैंडिडेट में 10 टू गेट सेलेक्टेड, इलेक्शंस आर यूजुअली अ मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा। जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, अच्छे कैंडिडेट होते हैं, वो हार जाते हैं भाई, ये सभी को पता है। ठीक है, जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं वो हार जाते हैं। तो जाहिर से फेल होगा, डिसलाइक होगा, डिजायर होगा, सक्सीड। सक्सीड तो होगा नहीं, डिजायर भी नहीं होगा, डिसलाइक भी नहीं होगा, एक ही आंसर बचता है, फेल। तो बेस्ट कैंडिडेट में 10 फेल टू गेट सेलेक्टेड, इलेक्शंस आर यूजुअली अ मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है, जो पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस नहीं होते हैं वो जीतते हैं, जो प्रोपोगंडा में माहिर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं वो काम करने में माहिर होते हैं, और उन्हें इतना नहीं पता होता है कि भाई चुनाव कैसे जीतना है। लेकिन पॉलिटिशियन को पता होता है, जो एकदम अनपढ़ हैं उन पॉलिटिशियन को पता होता है कि भाई एग्जाम, सॉरी, क्या इलेक्शन कैसे जीतना है। ठीक है, इसलिए बेस्ट कैंडिडेट क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। ठीक है, अब टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये चार क्या है, मीनिंग्स की लिखी हुई है। ये हमारा क्या इडियम्स है। ठीक है, द गिवन इडियम इज फॉलोड बाय 4 मीनिंग्स। टेक द टेक द बुल बाय हॉर्न्स। ठीक है, हॉर्न से बुल को क्या करना? पकड़ना। तो जाहिर सी बात है बुल आएगा, ठीक है, आप उसे उसके सींगों से पकड़ रहे हो तो क्या है, बोल्डली स्टेप ले रहे हो। ठीक है, करेजियस हो आप। टू सपोर्टाज अ प्लांट, टू रिमेन केयरफुल, टू मीट द डेंजर बोल्डली, लॉस कंट्रोल। कंट्रोल कैसे लॉस कर दोगे? प्लान को कैसे सपोर्टाज कर दोगे? यहाँ पर आप क्या है, किसी बुल के हॉर्न को पकड़ रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर ताकत है, दम है। टू मीट द डेंजर बोल्डली, डेंजर यहाँ पर क्या है? बुल है। ठीक है, बोल्डली कैसे कर रहे हो? क्योंकि उसका सींग पकड़ रहे हो। समझ में आया? तो अगर आपको इडियम्स फ्रेजेस नहीं भी पता है तो आप इनको बहुत इजीली कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लॉजिक को यूज करके। यहाँ पर टू है। ठीक है, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, जब आप ट्रबल्ड वाटर्स पे ऑयल को पोर कर देते हो तो आपने देखा होगा वो क्या हो जाता है? बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है, टू इंस्टिगेट पीपल टू सेल थ्रू डिफिकल्ट टाइम, टू पैसिफाई मैटर, टू फॉलो अदर्स ओपिनियन। पहली बात, इंस्टिगेट तो करेगा नहीं, क्योंकि हम क्या ऑलरेडी बोल रहे हैं, ट्रबल्ड वाटर है, मान लिया ऐसे ऐसे घूम रहा वाटर के ऊपर आपने ऑयल को पोर कर दिया है तो क्या हो जाता है, वो वाटर क्या है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो सेल थ्रू तो होगा नहीं, इसका जो आंसर होगा वो टू पैसिफाई मैटर। पैसिफाई मतलब मैटर्स को शांत कर देना। ठीक है, तो फॉलो अदर्स ओपिनियन का मतलब ही नहीं है। ठीक है, ओपिनियंस का तो यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, टू पैसिफाई मैटर्स होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। इसी टाइप के क्या है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे। तो आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या करने, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं, लेकिन इतने भी नहीं पढ़ लेने हैं कि आप कंफ्यूज जाओ। आपको जो सबसे ज्यादा काम करना है इडियम्स फ्रेजेस पढ़ते टाइम, वो है लॉजिक को डेवलप करना। एक बार ये लॉजिक डेवलप हो गया ना, वो कितने भी टफ इडियम्स फ्रेजेस दे दे, वो सब आपको समझ में आएगा। एक आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि सीडीएस में ढेर सारे क्या आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। वहां पर आप जाइए, आप वहां पर ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से इडियम्स फ्रेजेस को किया जाता है। इडियम्स फ्रेजेस रटे नहीं जाते हैं। ठीक है, उन्हें लॉजिकली तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, अब इडियम्स फ्रेजेस का एक नया तरीका इस टाइप से है कि भाई सेंटेंस दे दिया, उसके बाद देखो, ही सस्पेक्टेड दैट द मैनेजर डैश इन द प्रपोजल। क्या कर रहा है? सस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? सस्पेक्ट कर रहा है, मतलब शक कर रहा है कि मैनेजर कुछ कर सकता है इन द प्रपोजल में। क्या? एन एक्स टू ग्रिड, एन अल्फा ओमेगा एंड ऑयली टंग, इन्स एंड आउट्स। अब यहाँ पर प्रपोजल में क्या करेगा? कुछ तो गड़बड़ करेगा ना। मैनेजर गड़बड़ क्यों करते हैं? अपने मोटिव के लिए, कुछ हिडन मोटिव होता है। ठीक है, तो इनका कुछ हिडन मोटिव होगा। ठीक है, कोई प्रॉफिट के लिए कर रहा होगा। तो इस हिडन मोटिव को पूरा करने के लिए प्रपोजल में कुछ दिक्कतें कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा। तो एन एक्स टू ग्रेड का मतलब होता है कि हिडन मोटिव होता है आपका। समझ में आ रहा है?
उस हिडन मोटिव के थ्रू ही क्या करेगा वो कह सकते हैं, इसीलिए वो शक कर रहा है ताकि उसको क्या है प्रॉफिट हो सके। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। एन अल्फा आप देखोगे एन अल्फा एंड ओमेगा, इन्स एंड आउट्स एंड ऑयली टोंग, ये सब देखोगे तो ये भी क्या है अपने आप में एडियंस फ्रेजेस है, ये अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। जैसे मैं आपका एक मतलब बताता हूँ, एन अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंडिंग। ठीक है, इसे लिख सकते हैं आप, बिगिनिंग एंड एंडिंग। ऑयली टंग का मतलब होता है, ऑयली मतलब कि फ्लैटरिंग स्पीच, फ्लैटरिंग स्पीच, ठीक है, फ्लैटरिंग स्पीच। ये आगे हो सकता हो कि अचानक कुछ आ गया तब समझ में आ जाए, लेकिन एन ऑयली टंग मतलब क्या होता है, फ्लैटरिंग स्पीच होता है। इंस एंड आउट्स होता है डिटेल्स ऑफ समथिंग, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चीज है तो इसके कुछ इन्स एंड आउट्स होंगे, ठीक है, इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब क्या होता है, डिटेल्स ऑफ समथिंग होता है। प्रॉमिस, अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। प्रॉमिस फुलफिल, अब जो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस इज समथिंग दैट इज कंप्लीटेड, दैट इज फुलफिल्ड, ठीक है। प्रॉमिस एक ऐसी चीज है जिसे क्या करते हैं हम लोग फुलफिल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पेयरिंग में रिलेशनशिप देखते हैं, जो रिलेशनशिप यहाँ लगेगी वही रिलेशनशिप हम यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशन होगा। अब पॉन एंड रिडीम, लॉ एंड इन्फोर्स, प्लेज एंड डिनाई, प्रिजनर रिलीज। अब प्रॉमिस एक ऐसी चीज है जिसे फुलफिल किया जाता है, प्लेज एक ऐसी चीज है, क्या उसे डिनाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। प्रिजनर एक ऐसी चीज है जिसे हम रिलीज करेंगे, मतलब जेल के अंदर डाला और निकाल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। लॉ एक ऐसी चीज है जिसे इन्फोर्स कर सकते हैं, ये क्या है थोड़ा सा बहुत करीब है, ये क्या है करीब है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। अब प्रॉमिस क्या है, फुलफिल करते हैं, प्रॉमिस को क्या करते हैं, कंप्लीटली कंप्लीट करते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीटेड होता है। लेकिन लॉ क्या है, कंटिन्यूअसली क्या करना होता है, इन्फोर्स करना होता है, ठीक है। लॉ क्या होता है, सिर्फ इन्फोर्स करते हैं, ठीक है, इसमें कोई चीज कंप्लीट करने वाली चीज है नहीं, ठीक है, इसमें कोई चीज कंप्लीट करने वाली है नहीं, इसलिए इसका आंसर ये ना हो करके हमारा ये हो जाएगा। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका रिलेशन। पॉन क्या होता है, पॉन होता है, पॉन आप देखोगे पॉन देखोगे प्लेस्ड आइटम होता है, पॉन क्या होता है, प्लेस्ड आइटम होता है। तो जब भी कोई चीज प्लेस्ड आइटम होता है उसको क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। रिडीम का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। रिडीम का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो जाहिर सी बात प्लस्ड है तो रिडीम कर लिया तो पूरी तरीके से आपने क्या कर लिया, पा लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। आगे चलते हैं हम लोग, इस टाइप के आपके पेयरिंग ऑफ वर्ड्स होंगे, हीड एंड इग्नोर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। हीड एंड इग्नोर, हीड का मतलब क्या होता है, टू पे अटेंशन, और इग्नोर का मतलब होता है टू नॉट टू पे अटेंशन या फिर इग्नोर करना। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो हमें जो रिलेशन देखना है वो भी अपोजिट ही देखना है। पैसिफाई का इंसाइट लग रहा है, ठीक, एले का डिस्पेल, ये तो नहीं है। एले का मतलब क्या होता है, एले का मतलब होता है शांत करना भी होता है। डिस्पेल का मतलब क्या होता है, आप देखोगे डिस्पेल का दूर कर देना, एले का भी मतलब क्या होता है, दूर कर देना, वो भी शक के चक्कर में आता है, सॉरी। एले का मतलब जो होता है वो भी क्या होता है, शांत कर देना होता है। डिस्पेल का भी मतलब होता है लगभग वही, ठीक है, शांत कर देना, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, डिस्पेल का एक दूसरा भी मतलब क्या होता है, दूर कर देना, दूर कर देना। दूर कर देना किस सेंस में, शंका को दूर कर देना। जब आप किसी के डाउट को, शंका को, एंजाइटी को दूर कर दोगे तो उस पर्सन को आप क्या कर दोगे, शांत कर दोगे, ठीक है, शांत करना। समझ में आ रहा है, इस सेंस में क्या है हमारा डिस्पेल यूज हो रहा है। तो दूर करने का मतलब जैसे आप शंकाएं दूर कर रहे हो तो आप उससे क्या कर रहे हो, शांत कर रहे हो। और अले का मतलब भी क्या होता है, कभी कभी शांत करना ही होता है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सरमाउंट और कनकर, सरमाउंट का मतलब ही होता है कनकर का होता है, ठीक है, विक्ट्री होता है, जीतना होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारे सिनोनिम्स हैं। ये भी क्या है, सिनोनिम है। कन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड, ये भी सिनोनिम है। आपने इसको तो जानती हो कन्फ्लिक्ट को, ठीक है। तो एक ही मुझे एंटोनिम्स दिखाई पड़ा है, अपोजिट दिखाई पड़ा है, वो ए दिखाई पड़ा है। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, और इंसाइट का मतलब होता है उकसाना, ठीक है। अब चलते हैं स्केप।
एस्केप और एब्सकॉन्ड दोनों का मतलब क्या होता है? टू रन अवे, टू रन अवे। ठीक है, एस्केप और एब्सकॉन्ड का दोनों मतलब क्या है? टू रन अवे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो एब्सकॉन्ड है इसका जो है इंटेंस फॉर्म है, वही हमें देखना है। फ्रीडम का इंडिविजुअलिटी, ठीक है, मान सकते हैं। वीकेंड का सबमिशन, एक्सल्ट का लैमेंट, एक्सल्ट मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, और लैमेंट का मतलब विलाप करना है, तो ये अपोजिट हो गया। यहाँ पर तो ये सिनोनिम टाइप्स का दिखा रहा है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एंडलेस का इटरनल, ठीक है, वीकेंड का सबमिशन होगा नहीं। अब फंसता है पेच इन दोनों में, लेकिन आप देखोगे जो एंडलेस जो लगातार चलता जाए, और इटरनल जो इसी का क्या है? इंटेंस फॉर्म है, इंटेंस फॉर्म है, ठीक है। तो इटरनल इज द इंटेंस फॉर्म ऑफ एंडलेस, ठीक है, इसलिए फ्रीडम का इंडिविजुअलिटी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं अपने पीक्यूआरएस पे, ठीक है। पीक्यूआरएस, इसमें क्या होता है, आपको सिंपली तरीके से रीड करना है, ठीक है, सिंपली तरीके से रीड करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड बूम इन द मार्केट व्हाट ही हैड सोल्ड द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर आप इसको देखोगे, इसको अरेंज करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि भाई क्या पी से ये स्टार्ट होगा? इन द मार्केट एंड हैड टू रिमेन कंटेंट द पेपर डीलर कुड नॉट पुश अप हिज सेल्स विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन, ठीक है, लोअर देन। अब ये जो वर्ड यूज हो रहा है लास्ट वाला, विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन, लोअर देन क्या? व्हाट ही हैड सोल्ड प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है कि एस सबसे लास्ट में आएगा हमारा, ठीक है, एस सबसे लास्ट में सिर्फ यहीं पर है। यहाँ पर क्या है? क्यू है, ठीक है। आप देखोगे द पेपर डीलर कुड नॉट व्हाट, बन नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम क्यू वाले पहले कट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप जो सबसे पहले इस वाले को उठा के देखोगे तो सबसे पहले क्या है? द पेपर डीलर कुड नॉट पुश अप हिज सेल्स एंड हैड टू रिमेन कंटेंट विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन व्हाट ही हैड सोल्ड द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दोगे, भाई पी तो आएगा नहीं, पी अगर लगा के देखोगे लास्ट में, हैड टू रिमेन कंटेंट व्हाट ही हैड सोल्ड द प्रीवियस ईयर, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। Private sector is guided. Private sector is guided by dash have low profitability. ठीक है. Pattern of society loses its relevance. Profit motive and therefore socialistic, which take long time to complete. It does not take interest in the projects. ठीक है. तो इसका जो आंसर होगा, आंसर कैसे दिखेंगे? एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव एंड देयरफॉर सोशलिस्टिक पैटर्न। एक चीज पता है, सोशलिस्टिक पैटर्न इन दोनों का पेयरिंग होगा ही होगा। अगर आपने मेरे पीक्यूआरएस की वो क्लास नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा पीक्यूआरएस कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर पेयरिंग कर ली कि भाई क्यूपी तो आएगा ही आएगा, इसको कोई अलग कर ही नहीं सकता है। क्यूपी कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्यूपी है, यहाँ पर क्यूपी है, इसको भी गलत कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव देयरफॉर सोशलिस्टिक पैटर्न of society loses its relevance as it does not take interest in the projects which take long to complete and have low profitability। तो इसका जो आंसर होगा वो QPSR होगा, ठीक है। इसी से क्या है, इसका मतलब निकलेगा। आप इसको देखोगे तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि विच टेक लॉन्ग, विच क्या है? अब डायरेक्ट विच से थोड़ी स्टार्ट होगा, बाई विच कभी देखा है? नहीं देखा है ना, तो इसका क्या होगा? सी गलत होगा। साइंस डज नॉट मेयरली एड न्यू ट्रूथ्स मेंस थिंकिंग एंड देयर लाइव्स, ठीक है। डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रूथ, डिस्कवर न्यू ट्रूथ्स, देयरबाय अपसेट्स द वे टू ओल्ड वंस इट आल्सो। अब क्या होता है? नॉट नॉट मेयरली यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑल्सो भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। साइंस डज नॉट मेयरली एड न्यू ट्रूथ्स, क्या डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रूथ, ट्रूथ होगा डायरेक्ट? बोलो, क्या डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रूथ होगा यहाँ पर? बताऊं? तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, मीनिंग नहीं निकल रही यहाँ पर इसकी कोई। भैया पी से स्टार्ट होगा नहीं, तो पी वाला तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है।
अब हम लोग क्यू का देख लेते हैं एक बार। डिस्कवर्स न्यू ट्रूथ्स, साइंस डज नॉट मेयरली ऐड न्यू ट्रूथ्स, डिस्कवर न्यू ट्रूथ्स कोई सेंस नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्यू वाला भी खत्म हो गया। अब जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो एस से स्टार्ट होगा। तो साइंस डज नॉट मेयरली ऐड न्यू ट्रूथ्स टू ओल्ड वंस, इट ऑल्सो, इट ऑल्सो, ठीक है, इट ऑल्सो, इट ऑल्सो क्या है, डिस्कवर न्यू ट्रूथ्स, discover new truths that destroy some old truths and thereby upsets the way of men's thinking and their life। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, मैंने क्या फ्लो के उस फॉर्म में गया और मैंने देखा मीनिंग निकल रही है तो मैंने सी निकाल लिया। आप इन दोनों में से चेक करके देख सकते हो, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसी तरीके के सिंपल सिंपल पीक्यू आर एस आपके उसमें आएंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रखे हैं। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ये इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं चल पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन इज नोन एज पैराबल होता है। ठीक है, एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी होगी जिसमें मोरल या फिर स्पिरिचुअल लेसन छुपा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, पैराबल कहते हैं। फिक्शन क्या होता है, वेरी ब्रॉड होता है, प्रोज राइटिंग होती है। फेरी टेल क्या होती है, इमेजिनेटिव होती है। तो ये तीनों ही नहीं होंगे, तो इसका क्या होगा, पैराबल होगा। A person who is excessively anxious about his health is known as hypochondriac। ठीक है, जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा एनेक्सियस है, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित है, डरा हुआ है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं। ठीक है, फास्टिडियस पैसिफिस्ट चौनिस्ट, यहाँ जितनी चीजें दी गई हैं सभी चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए कि आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से इनका आप गूगल कर सकते हो, तब भी आपको क्या है, समझ में आ जाएंगी चीजें। बाकी मैं आपको चीजें बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपका ये काम है। ठीक है, ये आपको एफर्ट्स लगाना है कि इनकी मीनिंग ढूंढना है आपको। ठीक है, जब आप खुद से करोगे, सेल्फ एफर्ट लगाओगे ना, तो चीजें याद रहेंगी। इनकी मीनिंग ढूंढना है, ये कर सकते हो, आपका होमवर्क भी हो सकता है। और आपको अपने नोट्स में क्या करना है, इनको इंक्लूड कर लेना है। समझ में आ रहा है, जहां भी आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना रखे हैं, नहीं बना रखे हैं तो बना लो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विस इज कॉल्ड कॉन्स्क्रिप्शन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, कॉन्स्क्रिप्शन होता है। रिक्रूटमेंट आपको पता ही है। ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब आपकी नोटबुक में होना चाहिए। क्या पता कि इनमें से कुछ आ जाए या फिर इनडायरेक्टली तरीके से आ जाए। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, गूगल करना है, थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट मारना है और इसको क्या कर लेना है, अपने नोटबुक में इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक दूसरी एक कोई बुक ले लो। ठीक है, जिसमें ढेर सारे आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे। आप उन्हें अच्छे से पढ़ लो, रट लो। ठीक है, अगर उसमें से कोई फंसा तो आपकी किस्मत है, नहीं फंसा तो फिर देख लेना। ठीक है, उसमें आपको ये करना है कि भाई रिस्क जो लेना है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। पता चला आप ब्लाइंडली तरीके से मारे जा रहे हो, इसकी वजह से क्या है, बहुत क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। और जब आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ना, तो क्या है, रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आपने जो क्वेश्चन सही किए उसकी निगेटिव मार्किंग की वजह से वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए जब कभी भी रिस्क लेना है ना, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ठीक है, सोच समझ के लेना है, थोड़ा सा लॉजिक को यूज करते हुए लेना है। ब्लाइंडली तरीके से कोई काम नहीं करना है। अगर आप ब्लाइंडली तरीके से काम करोगे तो फिर गलत हो जाओगे। और दूसरी चीज है कि एग्जाम प्रेशर में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पैनिक मोड में तो बिल्कुल नहीं जाना है। ये गया ना तो आपकी सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप पैनिक किए, ठीक है, आप हड़बड़ी किए, तो आप क्या है, जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका मन शांत रहा, अपने आप को उस एग्जाम प्रेशर में कामनेस अपनी मेंटेन कर रखी है, तो डेफिनेटली आपका पेपर इतना बेहतरीन जाएगा ना, आप 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने माइंड को शांत रखना है। माइंड को शांत करने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है, अपनी ब्रीदिंग पे, ठीक है, अपनी सांस पे फोकस करना। ठीक है, शांत करो और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग लो। ठीक है, जब भी आपको एंजाइटी हो रही है, पैनिक मोड आ रहा है, ठीक है, आप हड़बड़ी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे। ठीक है,
खींच करके 2-3 सांस लेनी है। आपको बहुत कह सकते हो आराम मिलेगा, बहुत रिलीफ फील होगा। आंखें बंद करना, डीप ब्रीदिंग लेना, ठीक है? और इमेजिन करना कि आपका पेपर अच्छा जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। समझ में आ रहा है? तो चलते हैं फिर, हमारा ये एक्सप्लेनेशन यहीं तक है, ठीक है? बाकी जो आपने देखा होगा कि जीके का हमारा जो मॉडल पेपर सेकंड आया है, ठीक है? आपने तो उसको देख ही लिया होगा। आपने अगर नहीं देखा है तो उस मॉडल पेपर को देखिए, तभी आपको क्या है उसका समझ में आएगा। यहाँ से क्या है कि हमारा जीके स्टार्ट होता है, ठीक है? बाकी आपको मैं इसमें देखोगे तो रीजनिंग है, ठीक है? रीजनिंग भी मैं आपको कराऊंगा मॉडल पेपर के फॉर्म में, इसी मॉडल पेपर को सॉल्व करके। और इसमें आप देखोगे ये मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्या है? मैथ के क्वेश्चंस हैं। इन मैथ के क्वेश्चंस को भी हम लाएंगे, ठीक है? सॉल्यूशन लाएंगे इनका कि भाई मैथ के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है और कितनी डेप्थनेस के साथ इसकी प्रिपरेशन करनी है, कितने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो बहुत आसान है। क्या जो क्या नाम है इसकी रीजनिंग तो और ही आसान है, ठीक है? और रीजनिंग क्या करेगा, आपको एज देगा। तो रीजनिंग और मैथ दोनों के ही डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपके सामने लाऊंगा। कितने? 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है? ये टोटल क्या है? 100 क्वेश्चन है। और लास्ट में क्या है? आपकी रीजनिंग है। हाँ, एक चीज और क्लियर क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। इसमें कई जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है? जीके हो गया, फिर उसके बाद मैथ हो गया, ठीक है? देन उसके बाद क्या है? रीजनिंग हो गया, ठीक है? रीजनिंग। आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है ना, पेपर जो अटेम्प्ट करना है वो आपको सेक्शन वाइज करना है, ठीक है? आप कई राउंड में कर तो सकते हो, लेकिन आपको जो भी करना है सेक्शन वाइज में करना है। सेक्शन कैसे? जैसे इंग्लिश अटेम्प्ट किया तो सारे के सारे इंग्लिश के क्वेश्चन खत्म कर दिए। जीके किया तो सारे के सारे क्वेश्चन जीके खत्म कर दिए। मैथ के अटेम्प्ट किया तो सारे के सारे मैथ ने। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका दिमाग मैथ में चलेगा, जीके का सॉल्व करते समय जीके का चलेगा, ठीक है? इंग्लिश का सॉल्व करते समय इंग्लिश की तरह चलेगा। कहने का मतलब है सेक्शन वाइज करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पता चला एक इंग्लिश का कर रहे हो, एक मैथ का कर रहे हो, फिर एक रीजनिंग का कर रहे हो, ठीक है? इस तरीके से क्या है, पूरी भसड़ बन जाएगी और आपका पेपर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। पेपर को अच्छा करना है तो आपको एग्जाम डे की स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है? एग्जाम डे की स्ट्रेटजी, वो एग्जाम एग्जाम डे की स्ट्रेटजी में ये चीज जरूर इंक्लूड कर लेना कि भाई सेक्शन वाइज करना है, क्योंकि मैंने 3 बार एफकैट को क्लियर किया है तो मुझे पता है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम को कैसे डील करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है टाइम। टाइम मैनेज नहीं कर पाए ना तो फिर गया काम, ठीक है? आपको क्या करना है? टाइम को मैनेज करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस स्ट्रेटजी को अपनाओगे तो टाइम इजिली तरीके से आपका मैनेज हो जाएगा। दूसरा है कि एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन को नहीं आ रहा है तो वहीं के वहीं छोड़ो और आगे बढ़ो। बाकी के 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 99 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको मान लीजिए 200 प्लस स्कोर करना है, मान लीजिए 210 स्कोर करना है, तो इसका मतलब क्या है? आपको 70 क्वेश्चन सही करने हैं, नेट 70 क्वेश्चन सही करने हैं। तो अगर 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो ठीक है, गलत हो जाएंगे भाई, रिस्क लोगे तो गलत होंगे ना। लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत भी नहीं करने हैं, ठीक है? समझ में? खासकर ये मैथ वाले और रीजनिंग वाले, यहाँ तो लोग गलत नहीं होते हैं, एक्यूरेसी अच्छी होती है। गलत कहाँ होते हैं? या तो जीके में होते हैं या फिर इंग्लिश में होते हैं। लोगों के इंग्लिश में काफी गलत होते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।